एपिसोड 36 खास तोहफा। पिछली बार अयान ने उस तकनीक को सीख लिया था। ज्ञान अयान को बताता है कि अभी तुम इस तकनीक का इस्तेमाल किसी भी लड़ाई में एक बार कर सकते हो, क्योंकि यह लेवल 3 की तकनीक है जो कि योद्धाओं की बहुत ज़्यादा ऊर्जा खर्च कर देती है और अभी तुम्हारा स्तर इतना नहीं हुआ है कि तुम किसी लड़ाई में एक बार से ज़्यादा इस तकनीक का इस्तेमाल कर सको। अयान भी ज्ञान की बात समझ जाता है। फिर वह दोनों कुछ देर तक और बात करते हैं। अयान बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था। कुछ देर और बातें करने के बाद अयान आदेश के ऊपर बैठकर बूढ़े बाबा के पास जाने लगता है। कुछ देर बाद अयान बूढ़े बाबा के पास पहुंच जाता है। जैसे ही बूढ़े बाबा अयान की तरफ देखते हैं तो अयान के चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कुराहट थी। बूढ़े बाबा उसे देखकर कहते हैं, तुम बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हो, लगता है तुमने उस तकनीक को सीख लिया है। इसके अलावा तुम्हारी खुशी का और क्या कारण होगा? ये सुनकर अयान कहता है, हाँ बूढ़े बाबा, मैं आज लेवल 3 की तकनीक को सीख लिया है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं लेवल 3 की तकनीक का इस्तेमाल करना सीख गया हूँ। मैंने आज उसका इस्तेमाल करके देखा, सच में लेवल 3 की तकनीक की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। आज मैंने उसका इस्तेमाल पहली बार किया था तो मैं खुद भी घायल हो गया था। अयान की बात सुनकर बूढ़े बाबा उसे कहते हैं, हाँ लेवल 3 की तकनीक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती है। वह कुछ हद तक प्रकृति में भी बदलाव कर देती है, इसलिए जब कोई योद्धा शुरू में इन तकनीकों का अभ्यास करता है तो थोड़ा बहुत घायल हो जाता है, लेकिन जब उसे तकनीक में महारत हासिल हो जाती है और उसका स्तर बढ़ जाता है तब वह बड़ी आसानी से लेवल 3 की तकनीक का इस्तेमाल या उससे भी ऊपर की तकनीक का इस्तेमाल कर पाता है। पर अभी तुम्हारा स्तर कम है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम जल्दी ही उस तकनीक में महारत हासिल कर लोगे। अभी तुमने उसका इस्तेमाल करना सीख लिया है, ये तुम्हारे लिए बहुत है। बूढ़े बाबा की बात सुनकर अयान उनसे कहता है, आप सही कह रहे हैं, मैं उसमें जल्द ही महारत हासिल कर लूँगा। उसके बाद वह बूढ़े बाबा के साथ कुछ देर और बात करता है, फिर खाना खाने बैठ जाता है। खाना खाने के बाद बूढ़े बाबा अपने कमरे में चले जाते हैं और अयान भी अपनी साधना करने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी ज्ञान अयान के लॉकेट से बाहर आता है और उससे कहता है, अयान तुम्हें आज साधना करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर अयान चौंकते हुए ज्ञान से पूछता है, पर तुमने तो कहा था अब मुझे सिर्फ साधना करनी है, मैं कोई जड़ी बूटी इस्तेमाल नहीं करने वाला, फिर मैं साधना क्यों नहीं कर सकता? इसका जवाब देते हुए ज्ञान अयान से कहता है, देखो कल मैं तुम्हें कुछ बहुत ही ज़्यादा खास सिखाने वाला हूँ, जिसके लिए तुम्हारे शरीर और तुम्हारे दिमाग दोनों का ही बहुत ज़्यादा स्वस्थ होना जरूरी है। और इतने लंबे समय से लेवल 3 की तकनीक का अभ्यास करने के कारण तुम्हारे शरीर और दिमाग दोनों को ही आराम नहीं मिला है, इसलिए तुम्हें आज अच्छे से नींद लेनी चाहिए। कल तुम्हें एक बहुत ही बड़ा तोहफा मिलने वाला है जो कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। अयान जैसे ही ज्ञान की पूरी बात सुनता है, पहले तो वह बहुत ज़्यादा चौंक जाता है क्योंकि उसे नहीं लगा था कि ज्ञान ऐसा कुछ कहेगा। उसके बाद वह ज्ञान से पूछता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि कल तुम मुझे क्या खास सिखाने वाले हो या क्या तोहफा देने वाले हो? क्या वह कोई और लेवल 3 की तकनीक है या कुछ और? कहीं वह कोई खास जड़ी बूटी तो नहीं जो कि मेरा स्तर बढ़ाने में मदद करें? अयान की बात सुनकर ज्ञान उससे कहता है, ये सब तो मैं तुम्हें कल सुबह ही बताऊंगा, अभी मैंने जैसा कहा है वैसा करो, समझे? कल तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, अभी तुम आराम करो। और उसके बाद ज्ञान अयान की एक भी बात नहीं सुनता और जल्दी से उसके लॉकेट में चला जाता है। ज्ञान को लॉकेट में जाता हुआ देखकर अयान उससे कहता है, ज्ञान ज्ञान रुको तो ज़रा, पर ज्ञान नहीं रुकता। ये देखकर अयान कहता है, ठीक है तुमने तो कुछ नहीं बताया, अब कल सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा। जो भी हो ज्ञान जो भी करेगा मेरे अच्छे के लिए ही करेगा, शायद वह मुझे कोई और ज़्यादा शक्तिशाली तकनीक सिखाने वाला है या कुछ और यह सोचकर अयान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद वह आदेश के साथ जाकर सो जाता है। अगली सुबह अयान बहुत जल्दी उठ जाता है। ये देखकर बूढ़े बाबा उसे कहते, अयान क्या हुआ, आज तुम इतनी जल्दी उठ गए हो? ये सुनकर अयान उनसे कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी ज्ञान अयान के मन में कहता है, रुको, आज मैं तुम्हें जो कुछ भी सिखाने वाला हूँ वह तुम्हारी असली मूल शक्ति से संबंधित है, इसलिए तुम इन्हें अभी कुछ नहीं बता सकते, जल्द ही इन्हें भी पता चल जाएगा। ज्ञान की बात सुनकर अयान कुछ नहीं बोलता। अयान को ऐसा खड़ा हुआ देखकर बूढ़े बाबा कहते हैं, क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? बूढ़े बाबा की बात सुनकर अयान होश में आते हुए कहता है, अरे बूढ़े बाबा कुछ नहीं, वो तो कल रात को मैं साधना नहीं की, आराम ही कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि आज सुबह जल्दी उठकर प्रशिक्षण के लिए निकल जाऊंगा और कुछ बात नहीं है। बूढ़े बाबा भी अयान की बात मान लेते हैं। उसके बाद अयान आदेश को लेकर प्रशिक्षण के लिए निकल जाता है। अयान पूरे रास्ते ज्ञान से पूछ रहा था कि आज वह उसे क्या सिखाने वाला है, पर ज्ञान उसे कुछ नहीं बताता और कहता है, अयान तुम्हें क्या थोड़ा सा सब्र नहीं होता? अभी कुछ देर में तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं तुम्हें क्या सिखाने वाला हूँ। पर फिर भी अयान बार बार ज्ञान से पूछे ही जा रहा था। अंत में ज्ञान उससे कहता है, अगर तुमने अभी अपना मुंह बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें कुछ नहीं सीखने वाला, समझे? ये सुनकर अयान कहता है, ठीक है, मैं कुछ नहीं बोल रहा, और अपना मुंह बंद करके चुपचाप बैठ जाता है। कुछ देर और सफ़र करने के बाद आदेश एक खाली मैदान में नीचे उतरता है। फिर अयान भी आदेश के ऊपर से उतरता है और ज्ञान भी उसके लॉकेट से बाहर आ जाता है। अयान ज्ञान की तरफ देखकर पूछता है, क्या अब तुम बता सकते हो कि आज तुम मुझे क्या सिखाने वाले हो या क्या देने वाले हो? ये सुनकर ज्ञान उससे कहता है, मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरे कुछ सवालों का जवाब दो। ये सुनकर अयान उससे कहता है, अब इससे सवाल जवाब का क्या लेना देना है? अयान की यह बात सुनकर ज्ञान उससे कहता है, अगर तुम्हें वह चीज़ सीखनी है जो मैं तुम्हें सीखने वाला हूं तो तुम्हें मेरे इन सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा, समझे? ये सुनकर अयान कहता है, ठीक है पूछो।
तो जो चीज़ मैं तुम्हें सीखने वाला हूँ वह कोई मामूली चीज़ नहीं है। जब तुम उसे सीख लोगे तो हो सकता है कि कई लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाए या तुम पर बहुत ज़्यादा मुसीबतें आने लगे। क्या तुम इस चीज़ के लिए तैयार हो? और क्या तुम जैसी भी स्थिति हो, कुछ भी हो, कभी हार नहीं मानोगे और आगे ही बढ़ते रहोगे? ज्ञान की यह बातें सुनकर अयान कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाता है। उसे यह सारी बातें समझ में तो नहीं आ रही थी, पर फिर भी वह इन दोनों सवालों का जवाब देते हुए कहता है, हाँ, मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ, चाहे स्थिति जैसी भी हो। मैं आगे बढ़ता रहूंगा और बहुत ज़्यादा मेहनत करूंगा और बनूंगा ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली योद्धा, ऐसा योद्धा जो कभी हुआ ही ना हो। अयान की बात सुनकर ज्ञान उससे कहता है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ठीक है, अब तुम मेरी बात पूरे ध्यान से सुनोगे। जब तक मेरी बात खत्म ना हो जाए तुम मुझसे एक भी सवाल नहीं पूछोगे। ज्ञान की यह बात सुनकर अयान अपना सर हाँ में हिला देता है। तो मैं तुम्हें आज एक बहुत ही ज़्यादा खास तकनीक सिखाने वाला हूँ। इस तकनीक के बारे में मैं तुम्हें अभी सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ कि यह तकनीक कोई मामूली तकनीक नहीं है या इस तकनीक का कोई लेवल नहीं है, और ये तकनीक सिर्फ तुम ही सीख सकते हो। और इसका कारण है कि तुम्हारे पास दिव्या बिजली है। दरअसल ये तकनीक दिव्या बिजली से जुड़ी हुई है। जिसके पास ये खास मूल शक्ति होती है, सिर्फ वही इस तकनीक को सीख सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है ज्ञान ने ये सारी बातें अयान से क्यों कहीं? और क्या ये तकनीक कोई बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली तकनीक है जिसका कि कोई लेवल ही नहीं है? और ऐसा क्यों है कि सिर्फ अयान ही इस तकनीक को सीख सकता है? एपिसोड 37, इंद्र वज्र तकनीक। अयान ज्ञान के दोनों सवालों के जवाब दे देता है और उससे कहता है कि मैं हमेशा ही मेहनत करूंगा, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, कभी भी हार नहीं मानूंगा। और जवाब को सुनकर ज्ञान बहुत ज़्यादा खुश होता है और अयान से कहता है, अब तुम मेरी बात पूरे ध्यान से और गंभीरता से सुनना। आज मैं तुम्हें एक तकनीक सिखाने वाला हूँ। ये कोई मामूली तकनीक नहीं है, ये तकनीक बहुत ज़्यादा खास और शक्तिशाली है। इस तकनीक का कोई लेवल या स्तर नहीं है और ये तकनीक सिर्फ तुम ही सीख सकते हो, क्योंकि यह तकनीक तुम्हारी दिव्या बिजली की मूल शक्ति से जुड़ी हुई है। जिसके पास भी दिव्या बिजली की मूल शक्ति होती है, सिर्फ वह व्यक्ति ही इस तकनीक का इस्तेमाल कर सकता है। मामूली बिजली की मूल शक्ति वाले योद्धा इस तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या तुम मुझसे इस तकनीक के बारे में और कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। अयान ज्ञान की बात सुनकर बहुत ज़्यादा चौंक गया था और वह कुछ सोच रहा था। कुछ देर सोचने के बाद वह कहता है, मैं ये तो समझ गया कि यह कोई मामूली तकनीक नहीं है, क्योंकि इस तकनीक को सीखने के लिए योद्धा के पास दिव्या बिजली होनी चाहिए, जो कि मेरे पास है। और उसकी शक्ति मैं जानता हूँ वह बिल्कुल भी मामूली नहीं है। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस तकनीक का कोई लेवल नहीं है। क्या आज तक इस तकनीक की शक्ति को नापा नहीं गया है, जो इसे कोई भी लेवल नहीं दिया गया? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है और आज से पहले मैंने ऐसी किसी तकनीक के बारे में सुना ही नहीं जिसका कोई लेवल ना हो। मुझे तुम्हारी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी तकनीक का लेवल ही ना हो या स्तर ना हो? अयान की बात सुनकर ज्ञान उससे कहता है, तुम्हारा ऐसा कहना सही है, क्योंकि हर कोई मामूली योद्धा ऐसी किसी तकनीक के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन कई ऐसी गुप्त तकनीकी होती हैं जिनका कि कोई लेवल नहीं होता। इन तकनीकों की शक्ति को अलग अलग पड़ावों में बांटा जाता है, और जो तकनीक मैं तुम्हें सीखने वाला हूँ उसे तकनीक में 7 पड़ाव हैं। उससे तकनीक का पहला पड़ाव ही एक लेवल 4 की तकनीक के बराबर है। इस तकनीक का हर पड़ाव अलग अलग तकनीक के लेवल्स के बराबर है। जैसे इसका पहला पड़ाव लेवल 4 की तकनीक जितना शक्तिशाली है और दूसरा पड़ाव लेवल 5 की तकनीक जितना शक्तिशाली। इसलिए इस तकनीक का कोई लेवल नहीं है। इस तकनीक में 7 पड़ाव हैं। क्या अब तुम्हें समझ में आ गया है कि यह कितनी ज़्यादा खास और गुप्त तकनीक है? अयान ज्ञान की बात सुनकर बहुत बुरी तरह से चौंक जाता है, क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी ऐसी तकनीक के बारे मैं नहीं सुना था जो कि इतनी शक्तिशाली है। अयान कुछ देर तक कुछ नहीं बोल पाता। उसके बाद वह ज्ञान से कहता है, मैंने कभी भी ऐसी किसी तकनीक के बारे में नहीं सुना है, पर तुम कह रहे हो तो ऐसी तकनीक जरूर होगी, पर मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। अगर मैंने इस तकनीक को सीख लिया, इसका मतलब मैं इस तकनीक को 7 अलग अलग और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली तकनीक की तरह इस्तेमाल कर पाऊंगा। मतलब मैंने अगर इस तकनीक को सीख लिया तो मैं 7 अलग अलग लेवल्स की तकनीकों को इस्तेमाल कर पाऊंगा। क्या मैं सही समझ पा रहा हूँ ज्ञान? अगर ऐसा है तो मैं अंदाज़ा भी नहीं लग पा रहा हूँ कि यह तकनीक कितनी ज़्यादा शक्तिशाली हो सकती है। ये सुनकर ज्ञान कहता है, तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा, ऐसी तकनीक सच में है और वह मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ। और तुम जैसा कह रहे हो ये तकनीक वैसी ही है, इसका हर एक पड़ाव पिछले से शक्तिशाली है। तो क्या तुम इस तकनीक के बारे में सब कुछ समझ गए हो और क्या तुम इसे सीखने के लिए तैयार हो? ये सुनकर अयान ज्ञान से कहता है, यकीन करना मुश्किल है, पर तुम कह रहे हो तो ऐसी तकनीक जरूर होगी और मैं इसे सीखने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। ये कहकर अयान अपनी आंखें बंद करके खड़ा हो जाता है। कुछ देर तक जब उसे कुछ महसूस नहीं होता तो वह अपनी आंखें खुलता है और ज्ञान की तरफ देखते हुए कहता है, तुमने तकनीक की जानकारी मेरे दिमाग में नहीं भेजी। अयान की बात सुनकर ज्ञान उससे कहता है, ये तकनीक मेरे पास नहीं है, ये तकनीक तुम्हारे पास ही है। ये सुनकर अयान कहता है, मेरे पास? पर ये तकनीक मेरे पास कैसे हो सकती है? और फिर अयान कुछ सोचते हुए कहता है, कहीं ये तकनीक उस दिव्य साधना और तुम्हारी तरह मेरे इस लॉकेट में तो नहीं? और यह कहकर वह अपने लॉकेट को देखने लगता है। अयान की बात सुनकर ज्ञान उससे कहता है, तुम्हारा अंदाजा सही भी है और गलत भी। ज्ञान की बात सुनकर अयान उससे कहता है, ज्ञान तुम्हें पता है ना, मुझे ये तुम्हारी उल्टी बातें समझ में नहीं आती है। सीधे सीधे बताओ, आखिर वह तकनीक है कहाँ?
अयान की बात सुनकर ज्ञान उससे कहता है ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसा कि मैंने कहा, वह तकनीक तुम्हारी दिव्या बिजली की मूल शक्ति से जुड़ी हुई है और जिस व्यक्ति के पास दिव्या बिजली की मूल शक्ति होती है सिर्फ वही इसे सीख पाता है। दरअसल वह तकनीक तुम्हारे अंदर ही तुम्हारी मूल शक्ति में है, तुम्हें बस उसे सक्रिय करना होगा। ये सुनकर अयान फिर से चौंक जाता है और कहता है क्या मेरे अंदर एक तकनीक है? ये सुनकर ज्ञान उससे कहता है हाँ, वह तकनीक तुम्हारे अंदर है, तुम्हें बस उसे जागृत करने की जरूरत है। जिस किसी के पास भी स्वर्गीय दिव्या बिजली की मूल शक्ति होती है उसके पास ये तकनीक भी होती है, बस उसे इस तकनीक को जागृत करके इसका अभ्यास करना पड़ता है। ज्ञान की बात सुनकर अयान कहता है ये सब बहुत सिर दर्द वाला है, पर फिर भी मैं समझ गया हूँ, पर अब मैं इस तकनीक को सक्रिय कैसे करूँ? क्या मुझे इसके लिए कुछ जड़ी बूटी खानी पड़ेगी या कुछ और करना पड़ेगा? ये सुनकर ज्ञान उससे कहता है तुम्हें कोई जड़ी बूटी खाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस एक मंत्र का जाप करना है 3 बार और तुम्हारी तकनीक जागृत हो जाएगी, जो कि तुम्हारे अंदर ही है। तकनीक के जागृत होते ही उस तकनीक की सारी जानकारी तुम्हारे दिमाग में आ जाएगी और उसके बाद तुम इस तकनीक का अभ्यास शुरू कर सकते हो। ये सुनकर अयान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ज्ञान से कहता है बस मुझे एक मंत्र का जाप करना है। मुझे तो लगा था इतनी शक्तिशाली तकनीक को सीखने के लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा, पर मुझे नहीं लगा था कि मुझे बस एक मंत्र का जाप करना है। लेकिन यह मंत्र मुझे मिलेगा कहाँ? फिर वह कुछ सोचते हुए कहता है कहीं यह मेरे लॉकेट में तो नहीं? अयान की बात का जवाब देते हुए ज्ञान उससे कहता है हाँ, ये तुम्हारे लॉकेट में ही है। ये सुनते ही अयान जल्दी से अपने लॉकेट में से उसे मंत्र लिखे हुए कागज़ को निकलता है। जैसे ही वह कागज़ अयान के हाथ में आता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा रोशनी फैल जाती है। अयान जब उसे कागज़ को देखता है तो वह कागज़ पूरा चांदी के रंग से चमक रहा था और उस पर कुछ बैगनी रंग के शब्द लिखे हुए थे। अयान उस कागज़ को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और ज्ञान से पूछता है ज्ञान, क्या यही वह मंत्र है? ये सुनकर ज्ञान कहता है हाँ, यही वह मंत्र है। अयान उस मंत्र को देखते हुए कुछ सोच हुए ज्ञान से कहता है तुमने आज मुझे इतना आश्चर्यचकित किया है और इतनी खुशी दी है, इस चक्कर में मैं इस तकनीक का नाम तो पूछना भूल ही गया। अयान की बात सुनकर ज्ञान उससे कहता है इस तकनीक का नाम है इंद्र वज्र, NDRA वज्र, और इस तकनीक के 7 पड़ाव के भी अलग अलग नाम हैं जो कि तुम्हें पता चल जाएंगे। ज्ञान की बात सुनकर अयान कहता है तो क्या मैं मंत्र का जाप शुरू करूँ? अयान की बात सुनकर ज्ञान कहता है हाँ, तुम इस मंत्र का जाप शुरू कर सकते हो। ये सुनते ही अयान एक गहरी सांस लेता है और उसके बाद उसे मंत्र को देखकर अपनी आंखें बंद करता है और वहीं पर साधना की स्थिति में बैठकर उस मंत्र का जाप करने लगता है। इंद्रविज्रम भगवतः इंद्रस्य भयंकर विनाशकारी च शक्तिन स्वर्गन दत्ता शक्तिन योधाना जगति सक्रियम करोमि गुना 3। इस मंत्र का अर्थ मैं इंद्रवज्र, भगवान इंद्र की भयानक और विनाशकारी शक्ति, योद्धाओं की दुनिया में स्वर्ग द्वारा दी गई शक्ति को सक्रिय करता हूँ। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में ऐसी कोई तकनीक है और क्या अयान इस तकनीक को सीख पाएगा? क्या अयान इस तकनीक को सक्रिय कर पाएगा? और अयान के पास इतनी खास मूल शक्ति क्यों है और साथ ही साथ इतनी शक्तिशाली तकनीक क्यों है? क्या अयान का कोई अतीत है जो कोई नहीं जानता? जानने के लिए इस कहानी को पढ़ते रहिए। एपिसोड 38 इंद्र वज्र तकनीक भाग 2। अयान ज्ञान से पूछता है कि मैं इस तकनीक को सक्रिय कैसे करूं? इस पर ज्ञान उसे बताता है ये तकनीक तुम्हारे अंदर ही है, बस तुम्हें इस सक्रिय करना होगा, जिसके लिए तुम्हें एक मंत्र का जाप करना है और वह मंत्र अयान के लॉकेट में ही था। अयान उसे मंत्र को अपने लॉकेट में से निकलता है और वहीं पर बैठकर अपनी आंखें बंद करके उसका जाप करना शुरू कर देता है। अयान जैसे ही पहली बार उसे मंत्र का जाप करता है उसकी असली मूल शक्ति जागृत हो जाती है, जो कि बैगनी रंग की थी। उसकी आंखें बैगनी रंग की हो जाती हैं और वह पूरा बेगानी बिजली से ढक जाता है। आसपास का मौसम भी बदलने लगा था, हर तरफ अंधेरा छा जाता है, बहुत जोर जोर से हवा चलने लगती है और उस पूरे जंगल में बिजलियां कड़कने लगती हैं। ये सब देखकर आदेश बहुत ज्यादा डर गया था। बूढ़े बाबा को भी यह सब महसूस हो गया था। इस सब को देखकर बूढ़े बाबा कहते हैं प्रकृति में एकदम से इतना बदलाव ये किस कारण हो रहा है? उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इधर अयान दूसरी बार इस मंत्र का जाप करता है और अब मौसम और ज्यादा खराब हो चुका था। पूरे जंगल में इधर उधर बिजली गिर रही थी और आसपास के पेड़ों और पहाड़ों को नष्ट कर रही थी। छोटे मोटे तिलिस्मी जानवर भी उस बिजली की चपेट में आकर घायल हो रहे थे। वह पूरा जंगल काले अंधेरे में ढक गया था। दिन के समय ऐसा लग रहा था मानो रात हो गई हो। अब अयान का शरीर पूरी तरह से बिजली से ढक चुका था। ऐसा लग रहा मानो वह कोई इंसान ना होकर एक बिजली का देवता हो। वह पूरा बैगनी रंग की रोशनी से चमक रहा था। उसकी बिजली का ऑरा काफी ज्यादा शक्तिशाली महसूस हो रहा था। इस शक्ति को महसूस करके आदेश भी बहुत ज्यादा डर चुका था और एक जगह चुपचाप खड़ा होकर यह सब देख रहा था। दूसरी तरफ बूढ़े बाबा को भी यह शक्ति महसूस हो जाती है और इस शक्ति को महसूस करके उन्हें कुछ बहुत अजीब लगता है। उन्हें अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है। वह कहते हैं पता नहीं प्रकृति में इतना बदलाव एकदम से किस कारण हो रहा है। अयान भी बाहर है, कहीं वह कोई खतरे में तो नहीं? मुझे इस शक्ति के आसपास जाकर देखना होगा। इधर अयान तीसरी बार जब इस मंत्र का जाप करता है तो उसकी शक्तियों का ऑरा और ज्यादा बढ़ चुका था और वह एक बहुत जोर की चीख निकलता है और उसका शरीर अपने आप हवा में उड़ने लगता है। ऐसा लग रहा था कि अयान के शरीर पर उसका काबू ही नहीं है, वह हवा में बहुत ऊपर तक पहुंच गया था। ये देखकर आदेश अपने पंख खोलकर अयान की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, पर ज्ञान उसके सामने आकर कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वाह ठीक है। ज्ञान की बात सुनकर आदेश एक दहाड़ मारता है और चुपचाप वहीं खड़ा हो जाता है। उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था और बहुत ज्यादा डर लग रहा था।
इधर अयान ऊपर पहुंचते ही एक बहुत जोर की चीख मारता है। उसके चिल्लाते ही उसके शरीर में से 7 बिजली की रोशनी निकलती है और आसमान की तरफ बढ़ने लगती हैं। वह सातों बिजली की शक्तियां ऊपर जाकर आपस में टकराती हैं। उनके टकराने से एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है और आसमान में एक बिजली का भंवर बन जाता है। वह भंवर पूरा बैंगनी रंग की बिजली से बना हुआ था। अभी तक कड़क रही सभी बिजलियों का रंग भी बैंगनी हो जाता है। ये पूरा दृश्य बहुत ही डरावना था। अगर कोई योद्धा या कोई और व्यक्ति इस दृश्य को देख लेता तो डर से कांपे बिना रह नहीं पाता। आसमान में जैसे ही वह भंवर बनता है, आसपास का मौसम और ज्यादा खराब हो चुका था। हर तरफ बेगानी बिजली गिर रही थी। कुछ देर बाद उस भंवर में एक सफ़ेद दूधिया रंग की इंसानी परछाई प्रकट होती है। ये परछाई दिखने में सामान्य रूप से बहुत ही ज्यादा बड़ी थी। वह परछाई सीधा अयान की तरफ देखती है। उस परछाई की आंखें भी अयान की तरह ही बैंगनी रंग की थी। उसके बाद वह परछाई अपना एक हाथ अयान की तरफ करती है। जैसे ही वह परछाई अपना हाथ अयान की तरफ करती है, अयान की बिजली की शक्ति और जोर से सक्रिय हो जाती है और उसके शरीर में से इधर उधर बिजली निकलने लगती है। अब वह पूरा का पूरा बिजली से बना हुआ इंसान लग रहा था। उसके बाद उस रोशनी के हाथों में से एक बहुत ही घातक शक्ति प्रकट होती है और सीधा अयान की तरफ बढ़ने लगती है। ये देवराज इंद्र का वज्र था। इंद्र वज्र, उस वज्र के प्रकट होते ही आसपास बहुत ही जोर जोर से हवा चलने लगती है और तूफान आ जाता है। वह वज्र पूरा सफ़ेद रंग का था और उसके आसपास बिजलियों का भंवर था जो कि बैंगनी रंग का था। जैसे ही इंद्र वज्र प्रकट होता है, बूढ़े बाबा को भी यह शक्ति महसूस हो जाती है और इस शक्ति को महसूस करके वह कांपने लगते और पिंडारी ग्रह के सभी बड़े बड़े योद्धा और राजा भी इस शक्ति को महसूस करके कांपने लगते हैं। यहाँ अमोक साम्राज्य में भी युवान अमोक को ये शक्ति महसूस होती है और वह कहता है ये शक्ति ये तो उस ड्रैगन से भी शक्तिशाली महसूस हो रही है। आखिर ये कैसी शक्ति है? ये चाहे तो इस ग्रह को अकेले ही नष्ट कर सकती है और यह शक्ति तो उसी तरफ से महसूस हो रही है जहाँ पर अयान को पिछली बार देखा गया था। कहीं ये सब अयान से ही तो जुड़ा हुआ नहीं है? वैसे भी हमें आज तक नहीं पता चल पाया कि अयान आखिर में है कौन। कहीं अयान किसी खतरे में तो नहीं? हमें इस घटनास्थल की जाँच करनी होगी, तभी हमें पता चलेगा कि आखिर ये शक्ति है क्या। इधर जंगल में इंद्र वज्र प्रकट होते ही सीधा अयान की तरफ बढ़ता है और जाकर अयान के शरीर में समा जाता है। उस वज्र के अयान के शरीर में जाते ही अयान बहुत जोर से चीखता है। उसके बाद उस परछाई के हाथों में से 7 बिजली की रेखाएं प्रकट होती हैं और एक एक करके अयान की तरफ बढ़ने लगती है। इधर बूढ़े बाबा भी अयान के पास आ चुके थे। जैसे ही वह वहां पर पहुंचते हैं, वह देखते हैं कि अयान हवा में झूल रहा है और उस पर एक एक करके बिजलियां गिर रही हैं। वह इस दृश्य को देखकर कांपने लगते हैं और कहते हैं कहीं कहीं ये वही तो नहीं है? इसकी शक्ति बिल्कुल उसी की तरह है। मैं इस शक्ति के एहसास को कभी नहीं भूल सकता। ये हो ही नहीं सकता है। और यह सब कहते हुए उनके चेहरे पर खुशी और डर दोनों के ही भाव देख रहे थे। इधर बूढ़े बाबा भी अयान के पास आ चुके थे। जैसे ही वह वहां पर पहुंचते हैं, वह देखते हैं कि अयान हवा में झूल रहा है और उस पर एक एक करके बिजलियां गिर रही हैं। वह इस दृश्य को देखकर कांपने लगते हैं और कहते हैं कहीं कहीं ये वही तो नहीं है? इसकी शक्ति बिल्कुल उसी की तरह है। मैं इस शक्ति के एहसास को कभी नहीं भूल सकता। ये हो ही नहीं सकता है। और यह सब कहते हुए उनके चेहरे पर खुशी और डर दोनों के ही भाव देख रहे थे। ज्ञान ने भी देख लिया था कि बूढ़े बाबा वहां पहुंच चुके हैं, पर वह उनसे कुछ नहीं कहता। बूढ़े बाबा वहां खड़े होकर लगातार अयान को ही देखे जा रहे थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इधर अयान के ऊपर एक एक करके वह बिजलियों की रोशनी पड़ रही थी, जिस कारण वह बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था। ऐसा लग रहा था उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा हो। अयान के साथ यहाँ पर यह सब हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ ब्रह्मांड के किसी कोने में एक दूसरी आकाशगंगा के अंदर एक ग्रह में जमीन के अंदर एक तहखाना था। उस तहखाना की सुरक्षा बहुत ही ज्यादा कड़ी लग रही थी। उसे तहखाने में एक बहुत बड़ा कमरा बन हुआ था जिसके दरवाजे पर अलग अलग सील चढ़ी हुई थी, जिस कारण इसे कोई भी नहीं खोल सकता था। और उस दरवाजे के बाहर 2 काले ड्रैगन उस दरवाजे की रक्षा कर रहे थे। उस कमरे के अंदर पूरा अंधेरा था। उस कमरे के अंदर एक आदमी को कई जंजीरों से बांध रखा था। उसके हाथ पैर गला हर चीज को जंजीरों से जकड़ा गया था और उसके ऊपर कई सीलों को लगाया गया था। उस व्यक्ति की आंखें बंद थी, पर जिस समय इंद्र वज्र अयान के शरीर में प्रवेश करता है, ठीक उसी समय इस व्यक्ति की आंखें खुलती हैं और बैंगनी रंग में चमकने लगती हैं। जैसे ही उस व्यक्ति को यह महसूस होता है कि उसकी आंखों का रंग बदल गया है, वह कहता है मुझे पता था तुम मरे नहीं हो, मुझे पता था। और वह ये बात बहुत ही जोर से कहता है और हंसने लगता है। उसकी आंखों से आंसू आ गए थे। हंसते हंसते वह कहता है तुम नहीं मारे हो, जिंदा हो तुम। इधर अयान के ऊपर जैसे ही आखिरी बिजली गिरती है, वह बहुत जोर से चिल्लाता है। उसकी चिल्लाते ही आसमान में हर तरफ एक ऊर्जा फैल जाती है। एपिसोड 39 अयान और बूढ़े बाबा का रिश्ता। इधर अयान के ऊपर जैसे ही आखिरी बिजली गिरती है, वह बहुत जोर से चिल्लाता है। उसकी चिल्लाते ही आसमान में हर तरफ एक ऊर्जा फैल जाती है। उसके बाद वह परछाई अयान की तरफ एक नज़र देखती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसकी आंखें बंद होते ही वह वहां से धीरे धीरे गायब होने लगती है। उस परछाई के वहां से गायब होते ही वह भंवर भी धीरे धीरे शांत होकर वहां से गायब होने लगता है। आसपास गिर रही बिजलियां भी धीरे धीरे साधारण हो गई थी। कुछ समय में वह परछाई और वह भंवर दोनों ही गायब हो जाते हैं। उस परछाई के गायब होते ही आसपास का मौसम धीरे धीरे शांत होने लगता है और आसपास गिर रही बिजलियां भी बंद हो जाती हैं। कुछ समय बाद पूरा मौसम बिल्कुल शांत हो चुका था। ऐसा लग ही नहीं लग रहा था कि यहाँ कुछ इतना बड़ा हुआ हो। अगर कोई इस जगह को तहस नहस नहीं देखता तो कोई नहीं कह सकता था कि कुछ पल पहले यहाँ कुछ इतना बड़ा हुआ हो।
जैसे ही सब कुछ सामान्य हो जाता है अयान हवा से नीचे गिरने लगता है। ऐसा लग रहा था वह अपने होश में नहीं है। अयान को नीचे गिरते हुए देखकर आदेश एक जोर की दहाड़ मारता है और तुरंत अपने पंख खोलकर अयान की तरफ बढ़ने लगता है। ऊपर पहुंचकर वह अयान को अपनी पीठ पर पकड़ता है और उसे नीचे बूढ़े बाबा के पास ले आता है और उन्हीं के पास लाकर लेटा देता है। अयान की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, उसके कपड़े हर तरफ से फट चुके थे और उसका शरीर भी बहुत ज़्यादा घायल था। ये देखकर आदेश को बहुत बुरा लग रहा था, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे और वह अयान को चाट रहा था। बूढ़े बाबा अभी भी लगातार अयान की तरफ देखकर आंसू बहा रहे थे। ऐसा लग रहा था उन्हें कोई बहुत बड़ा झटका लगा हो। कुछ देर बाद वह अपने घुटनों पर बैठकर अयान के ऊपर हाथ फेरते हुए ज्ञान से पूछते हैं, क्या क्या यह उसी का बेटा है? बूढ़े बाबा की बात सुनकर ज्ञान उनसे कहता है, हाँ यह उन्हीं का बेटा है। और यह सुनते ही बूढ़े बाबा की आंखों से और ज़्यादा आंसू निकलने लगते हैं और वह अयान को अपने सीने से लगा लेते हैं। कुछ देर तक उसे सीने से लगाए रखने के बाद वह जल्दी से अपनी अंगूठी में से घाव ठीक करने वाली गोली और साथ ही साथ कुछ और जड़ी बूटियाँ निकालकर अयान को खिला देते हैं। उसके बाद वह ज्ञान की तरफ देखते हुए उससे पूछते हैं, ज्ञान जब तुम्हें अयान के बारे में सब कुछ पता था तो तुम्हें यह भी पता होगा कि अयान से मेरा क्या रिश्ता है, फिर तुमने मुझे अयान के बारे में कुछ बताया क्यों नहीं? ये सब कहते हुए बूढ़े बाबा गुस्से में लग रहे थे, उनकी आवाज़ में गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। बूढ़े बाबा की बात सुनकर ज्ञान कुछ देर तक कुछ नहीं बोलना। ज्ञान को शांत देखकर बूढ़े बाबा उसे फिर से चिल्लाते हुए पूछते हैं, बताओ तुमने मुझे अयान के बारे में पहले कुछ क्यों नहीं बताया? उसके बाद वह ज्ञान की तरफ देखते हुए उससे पूछते हैं, ज्ञान जब तुम्हें अयान के बारे में सब कुछ पता था तो तुम्हें यह भी पता होगा कि अयान से मेरा क्या रिश्ता है, फिर तुमने मुझे अयान के बारे में कुछ बताया क्यों नहीं? ये सब कहते हुए बूढ़े बाबा गुस्से में लग रहे थे, उनकी आवाज़ में गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। बूढ़े बाबा की बात सुनकर ज्ञान कुछ देर तक कुछ नहीं बोलना। ज्ञान को शांत देखकर बूढ़े बाबा उसे फिर से चिल्लाते हुए पूछते हैं, बताओ तुमने मुझे अयान के बारे में पहले कुछ क्यों नहीं बताया? ये सुनकर ज्ञान उनसे कहता है, जब पहली बार अयान ने मुझे आपके बारे में बात की थी तब मैं बिल्कुल भी आपके सामने नहीं आना चाहता था, क्योंकि आपको तो पता ही है कि मुझे पाने के लिए कितने लोग पागल हैं। ये सोचकर मैं आपके सामने नहीं आना चाहता था, पर जब मैं आपका चेहरा दिखा मैं आपको तभी पहचान गया था, इसलिए मैंने आपके सामने आने का फैसला किया। पर मैंने तब अयान के बारे में आपको कुछ नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ समय में आपको उसके बारे में पता चल ही जाएगा। अगर मैं आपको उस समय अयान के बारे में सब कुछ बता देता तो शायद आप भावनाओं में बहकर कुछ ऐसा कर देते जिससे अयान को आप पर शक हो जाता या उस कुछ पता चल जाता, और मैं यह नहीं चाहता हूं कि अभी अयान को उसके अतीत के बारे में कुछ भी पता चले, और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं क्योंकि यह मेरा काम है कि मैं अयान को सुरक्षित रखूं। मैंने महारानी को यह वचन दिया था, इसीलिए मैंने अयान के बारे में आपको कुछ नहीं बताया। मुझे पता था कि कुछ समय में आपको पता चल ही जाएगा, और लीजिए आज आपको पता चल गया। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताने की कोशिश नहीं की, मैंने कई बार इस बारे में सोचा भी, पर मुझे आपसे इस बारे में बात करने के लिए उचित समय ही नहीं मिला, इसलिए मैं अभी तक शांत रहा। ज्ञान की पूरी बात सुनकर बूढ़े बाबा उससे कुछ नहीं कहते और अयान की तरफ देखने लगते हैं। फिर वह ज्ञान की तरफ देखकर उससे पूछते हैं, पर तुम्हें इतना कुछ कैसे पता, और तुम महारानी को कैसे जानते हो, और उसने तो मुझे कभी भी तुम्हारे बारे में नहीं बताया। ज्ञान बूढ़े बाबा के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, दरअसल आपको नहीं पता, पर मैं ज्ञान सिंह ज्ञानी की तिलिस्म किताब उस परिवार का एक बहुत बड़ा रहस्य हूँ। उस परिवार हर की हर पीढ़ी में जिस योद्धा के पास दिव्या बिजली होती है, ये लॉकेट और मैं उस योद्धा के साथ ही रहते हैं। मैंने उस परिवार की कई पीढ़ियों से उनके साथ रहा हूँ और इसी तरह मैं सम्राट के पास पहुँच गया, पर आपको इस बारे में कुछ नहीं पता। परंतु सम्राट जब आपकी बेटी यानी कि अयान की माँ महारानी से मिले तब से मैं महारानी और आपको जानता हूँ। ज्ञान की बात सुनकर बूढ़े बाबा कहते हैं, वह मुझसे हमेशा कहा करता था कि उसके पास उसकी शक्तियां और तकनीकों के अलावा भी एक बहुत बड़ा रहस्य है, पर उसने मुझे वह रहस्य कभी नहीं बताया। लगता है वह हमेशा तुम्हारे बारे में ही कहता था, मुझे नहीं लगा था कि यह रहस्य तिलिस्मी किताब के बारे में होगा। ये कहकर वह कुछ सोचने लगत, ऐसा लग रहा था वह अपनी पुरानी यादों में खो गए हैं और उन्हें याद करके वह मुस्कुराने लगते हैं। कुछ देर बाद बूढ़े बाबा ज्ञान से पूछते हैं, पर उस परिवार को तो पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था, फिर अयान जिंदा कैसे बचा? क्या सम्राट अभी भी जिंदा है? क्या उन्होंने अयान को बचाया? ये सुनकर ज्ञान उनसे कहता है, हाँ आप ठीक कह रहे हैं, उस परिवार को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, लेकिन महारानी ने अपने प्राणों का बलिदान देके किसी तरह से अयान को बचा लिया था। और मुझे नहीं पता सम्राट जिंदा है या मर चुके। युद्ध में जाने से पहले वह इस लॉकेट और मुझे महारानी को सौंप के गए थे, और अयान को अपने से दूर करते समय महारानी ने ये लॉकेट और मुझे अयान के पास ही छोड़ दिया था। उसके बाद से मैं अयान के साथ ही हूँ, नहीं पता कि उसे परिवार का क्या हुआ, क्या उसमें कोई जीवित बचा है या नहीं। ज्ञान की बात सुनकर बूढ़े बाबा कहते हैं, मुझे ये तो पता था कि मेरी बेटी अब नहीं रही और ना ही वो, और यह सोच कर मुझे लगता था कि अब मेरा यहाँ कोई भी अपना नहीं बचा है, पर यह जानकर मुझे खुशी हुई कि मेरी बेटी का बेटा, मेरा अपना पोता अयान मेरे पास है। मुझे यकीन है एक दिन अयान अपने पिता जितना ही शक्तिशाली योद्धा बनेगा और उनसे अपने परिवार का, अपने पिता का, अपनी माँ का सबका बदला लेगा। उसके बाद वह अयान की तरफ देखकर उसके गाल पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, बेटा अयान अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे नाना भी तुम्हारे साथ हैं। और यह कहकर वह अयान को अपने सीने से लगा लेते हैं और कहते हैं, मुझे हमेशा से तुमसे एक अलग सा अपनापन महसूस होता था। मुझे हमेशा से लगता था कि मेरा तुमसे कोई बहुत ही गहरा रिश्ता है, पर मुझे यह नहीं लगा था कि तुम मेरे असली पोते निकलोगे।
बूढ़े बाबा ये सब कह ही रहे होते हैं तभी ज्ञान उनसे कहता है, अब जब आपको अयान के बारे में सब कुछ पता चल गया है तो आप मुझसे वादा कीजिए कि आप अभी अयान को कुछ भी नहीं बताएंगे। अभी अयान इतना शक्तिशाली नहीं हुआ है कि वह उनसे लड़ सके, और जहाँ तक अभी मैं अयान को समझ पाया हूँ वह अपनी भावनाओं को अभी काबू नहीं कर पाता, पता चला तो वह कुछ भी गलत कर सकता है। ज्ञान की बात सुनकर बूढ़े बाबा उसे कहते हैं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है ज्ञान, जब तक अयान बहुत शक्तिशाली नहीं बन जाता तब तक मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा। बूढ़े बाबा की बात सुनकर ज्ञान उनसे कहता है, मुझे आपसे यही उम्मीद थी और मैं भी आपसे वादा करता हूं कि सही समय आने पर मैं खुद अयान को सब कुछ बता दूंगा। ज्ञान और बूढ़े बाबा बात कर ही रहे होते हैं तभी बूढ़े बाबा आसमान में एक तरफ देखने लगते हैं और ज्ञान से कहते हैं, लगता है अयान की इस तकनीक की शक्ति को महसूस करके इस ग्रह के कई योद्धा इसी तरफ आ रहे हैं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। बूढ़े बाबा की बात सुनकर ज्ञान भी हामी भरता है। उसके बाद बूढ़े बाबा अयान को अपनी गोद में उठते हैं और अपनी आंखें बंद करते हैं, और जैसे ही वह अपनी आंखें खोलते हैं उनके पंख निकल आते हैं और वह हवा में उड़ने लगते हैं। ज्ञान अयान के लॉकेट में जा चुका था और आदेश भी बूढ़े बाबा के साथ जाने लगता है। एपिसोड 40 भयानक शक्ति। बूढ़े बाबा और ज्ञान बात कर ही रहे होते हैं तभी बूढ़े बाबा को आसमान में कुछ शक्तियां महसूस होती हैं। उन शक्तियों को महसूस करके वह ज्ञान से कहते हैं, लगता है अयान की तकनीक की शक्ति को महसूस करके इस ग्रह के कई योद्धा इसी तरफ आ रहे हैं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये सुनकर ज्ञान भी मान जाता है। उसके बाद बूढ़े बाबा अयान को अपनी गोद में उठते हैं और आदेश और ज्ञान के साथ वहाँ से निकल जाते हैं। बूढ़े बाबा के वहां से जाने के कुछ समय बाद अमोघ साम्राज्य की दिशा से कुछ योद्धा इस तरफ आ रहे थे। उनमें सबसे आगे अपने तिलिस्मी उड़ने वाले घोड़े पर बैठे हुए थे अयान के पिताजी अमोघ साम्राज्य के राजा युवान अमोघ, उनके साथ उनके सेनापति और कई और योद्धा भी थे। जैसे ही युवान उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर से उन्हें ये शक्ति महसूस हो रही थी, वह उस जगह को देखकर पूरी तरह से चौंक जाते हैं। आसपास के सभी पेड़ जलकर राख हो गए थे, जमीन में भी बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे और वहां के कई पहाड़ और चट्टानें टूट गई थी। ये सब देखकर युवान बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं, कुछ समय पहले तक तो वह शक्ति यही महसूस हो रही थी और यह सब देखकर ऐसा लगता है कि वह शक्ति यहीं पर थी, पर अब तो हमें यहाँ पर कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। आखिर वह शक्ति यहाँ से कहाँ जा सकती है, ये बहुत ही ज़्यादा भयानक थी। युवान ये सब सोच ही रहे होते हैं तभी उन्हें तिलिस जंगल के उस पार से कुछ शक्तियां महसूस होने लगती हैं। तभी कुछ देर बाद उन्हें उस दिशा से एक बड़ा तिलिस्मी चील दिखता है जिस पर कि कोई बैठा हुआ था, और उस चील के पीछे कई और योद्धा अपने अपने तिलिस्म जानवरों पर बैठकर इसी तरफ आ रहे थे। युवान उस चील को देखते ही पहचान जाते हैं कि यह तिरंगनी साम्राज्य के राजा चंद्र सिंह तिरंगनी है। दरअसल तिरंगनी साम्राज्य तिलिस्मी जंगल के पार था और तिरंगनी साम्राज्य के राजा चंद्र सिंह तिरंगनी अमोघ साम्राज्य के राजा युवान अमोघ के बहुत अच्छे मित्र थे। ये दोनों राज्य संकट की घड़ी में एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहते थे, इसी कारण इन दोनों राज्यों में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी। कुछ देर में वह चील युवान के पास पहुंच जाता है। उसे चल पर बैठे हुए तिरंगनी साम्राज्य के राजा चंद्र सिंह तिरंगनी भी उस जगह को देखकर उसी तरह से चौंक जाते हैं। उन्हें भी वह शक्ति महसूस हुई थी। उसके बाद वह युवान अमोघ को प्रणाम करते हैं, युवान भी उन्हें प्रणाम करते हैं। उसके बाद चंद्र सिंह युवान से कहते हैं, युवान क्या आपको कुछ पता चला कि यहाँ क्या हुआ है? इस जगह को देखकर तो लग रहा है कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी लड़ाई हुई है या फिर कुछ बहुत बड़ा या बड़ा। हमें यहाँ से जो शक्ति महसूस हो रही थी वह बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थी। चंद्र सिंह की बात सुनकर युवान उनसे कहते हैं, चंद्र सिंह मैं भी इसी शक्ति को महसूस करके यहाँ आया हूँ, पर मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर यहाँ हुआ क्या है। कुछ समय पहले तक तो वह शक्ति यहीं से महसूस हो रही थी, पर जब मैं रास्ते में था तब एकदम से वह शक्ति यहाँ से पूरी तरह से गायब हो गई। युवान की बात सुनकर चंद्र सिंह उनसे कहते हैं, हाँ मेरे साथ भी यही हुआ, पता नहीं ये शक्ति क्या है, कहीं ये किसी दूसरे ग्रह से आया कोई योद्धा तो नहीं जो कि इतना शक्तिशाली है और अब उसने अपनी शक्ति को हमसे छुपा लिया है, क्योंकि हमसे उच्च स्तर के योद्धा अपनी शक्ति को बहुत अच्छे से छुपा सकते हैं और जब तक वह ना चाहे हम उनकी शक्ति को महसूस नहीं कर सकते। या ऐसा भी हो सकता है कि यह कोई तिलिस्मी जानवर हो, पर आज से पहले तो पिंडारी पर कभी भी इतना शक्तिशाली तिलिस्मी जानवर देखा ही नहीं गया। चंद्र सिंह ये सब कह ही रहे होते हैं तभी उन्हें कुछ याद आता है और वह कहते हैं, युवान क्या तुम्हें याद है आज से ठीक 12-13 साल पहले ऐसी ही बहुत खतरनाक शक्ति तुम्हारे राज्य में महसूस हुई थी, पर तब भी हमें उस शक्ति का कुछ पता नहीं चला, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? चंद्र सिंह की पूरी बात सुनकर युवान थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। उसके बाद वह उनसे कहते हैं, पिछली बार तो अंतरिक्ष से एक तिलिस्मी जानवर आया था जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, इसके अलावा कुछ भी नहीं, और वह यहाँ आते ही मर गया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी दूसरे ग्रह से कोई योद्धा यहाँ आया है। ऐसा होता तो उसे हमसे छुपाने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि जो शक्ति यहाँ से महसूस हो रही थी वह बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थी। अगर ऐसी शक्ति किसी योद्धा के पास है तो हम उसे 6 के भी नहीं लड़ सकते, उसे हमसे छुपाने की क्या ज़रूरत है। दरअसल युवान इसलिए परेशान हो गए थे क्योंकि उन्होंने सबको यही बताया था कि उसे समय अंतरिक्ष से एक बहुत ही शक्तिशाली तिल्ली जानवर उनके राज्य में आया था जो कि घायल था और वहां आते ही मर गया था, पर उन्होंने अयान के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। महारानी तारा और उनके कुछ वफादार लोगों के अलावा किसी को भी नहीं पता था कि अयान उसे तिलिस्मी ड्रैगन के साथ आया था। उसे तिलिस्मी ड्रैगन के आने के कुछ महीने बाद युवान अयान को अपनी प्रजा और सबके सामने लेकर आए, पर तब अयान 1 साल का था, इसलिए सबने उनसे ये पूछा कि आप 1 साल से राजकुमार को हमारे सामने क्यों नहीं लाए।
दानिश का कारण बताते हैं कि अयान को जन्म से ही बहुत घातक बीमारी थी जिसके कारण अयान हर समय बेहोश रहता था। उसके बचने की बहुत कम संभावना थी, लेकिन अब उन्हें का इलाज मिल गया है और इसीलिए वह अब अयान को सबके सामने ला रहे हैं। कई लोग युवान की यह बात मान लेते हैं, परंतु कई लोग इस पर विश्वास नहीं करते, पर युवान किसी न किसी तरह सबको विश्वास दिल देते हैं। तब से ही अयान अमोघ साम्राज्य का पहला राजकुमार बन जाता है। चंद्र सिंह युवान की बात सुनकर हामी भरते हैं। उसके बाद वह कुछ और बात करते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह शक्ति एकदम से कहाँ गायब हो गई, लेकिन तभी तिलिस्मी जंगल के उस पार से उन्हें 3 और योद्धाओं के दल अपनी तरफ आते महसूस होते हैं। ये देखकर युवान चंद्र सिंह से कहता है, लगता है इन लोगों को भी यह शक्ति महसूस हुई है। युवान की बात सुनकर चंद्र सिंह कहते हैं, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, तभी तो ये यहाँ आ रहे हैं। दरअसल चंद्र सिंह और युवान जिन तीनों दलों की बात कर रहे थे, उन तीनों में से 2 तो पिंडारी ग्रह के साम्राज्यों के राजा थे, जिनमें से पहले था अंबर साम्राज्य के राजा विक्रम सिंह अंबर और दूसरे कलरव साम्राज्य के राजा अर्जुन सिंह कलरव। और इन दोनों दलों के साथ जो तीसरा योद्धाओं का दल आ रहा था, वह कोई राज्य का राजा नहीं पर एक बहुत बड़े दल खूनी शेर दल का प्रमुख था। दरअसल इस दल का प्रमुख इन चारों राजाओं जितना ही शक्तिशाली था, इसीलिए इसने अपने दल को एक छोटा राज्य ही बना लिया था। पहले इसका दल तिरंगनी साम्राज्य में था, पर एक दिन पता नहीं कैसे इसकी शक्ति इन चारों जितनी हो गई और इसने अपने दल को तिरंगनी साम्राज्य से अलग करके अपना ही एक छोटा राज्य बना लिया। ये देखकर जब तिरंगनी साम्राज्य के राजा चंद्र सिंह ने इस पर आक्रमण किया, तब इसने अंबर राज्य के राजा से मदद मांगी और उन्होंने इसकी मदद भी की, क्योंकि अंबर राज्य के राजा विक्रम सिंह अंबर पहले से ही तिरंगनी साम्राज्य के शत्रु थे। कुछ देर में ये तीनों दल भी युवान और विक्रम सिंह के दल के पास पहुंच जाते हैं। यह नज़ारा काफ़ी आश्चर्यचकित करने वाला था, क्योंकि यह पांचों पिंडारी ग्रह की सबसे बड़ी शक्तियां थी, जो कि बहुत ही कम एक साथ देखने को मिलती थी, और आज ये पांचों के पांचों एक साथ थे। वहां पहुंचकर जब उसे जगह को देखते हैं, तब उनके चेहरे पर भी उसी तरह के भाव आ जाते हैं जैसे कि युवान और चंद्र सिंह के चेहरे पर इस जगह को देखकर आए थे। वह तीनों भी बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित और चौंक जाते हैं। उनके के चेहरे पर भी एक अलग डर दिख रहा था। उन तीनों को देखकर चंद्र सिंह उनसे कहते हैं, लगता है तुम्हें भी वह शक्ति महसूस हुई है, तभी तो तुम तीनों भी आए हो, वरना अपने शत्रु राज्यों की सीमा के पास आने की हिम्मत नहीं करते। ये सुनकर उनमें से कलरव साम्राज्य के राजा अर्जुन कलरव चंद्र सिंह की तरफ देखते हुए कहते हैं, हाँ चंद्र सिंह, तुमने सही पहचाना, हमें भी वह शक्ति महसूस हुई है। और रही बात हिम्मत की, तो वह तो हम तुम्हें पिछले युद्ध में देख ही चुके हो। अगर यह युवान तुम्हारे साथ नहीं होता तो हम कब का तुम्हें और तुम्हारे राज्य को अपने कलरव साम्राज्य में मिला लेते। आपको क्या लगता है, क्या इन सब को अयान की उस शक्ति के बारे में पता चल पाएगा? इन सब के इकट्ठे होने पर क्या होगा? चंद्र सिंह अर्जुन कलरव की इस बात का क्या उत्तर देंगे? क्या इन सब में यहाँ पर युद्ध होने वाला है? जानने के लिए इस कहानी को पढ़ते रहिए।